वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने मैकेनिक्स के पार्ट के ऊपर। मैकेनिक्स, और इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स का पार्ट अपन पढ़ रहे थे, यानी कि गति विज्ञान के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम। हिंदी में आप इसको बोलोगे प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मतलब आने वाली 5-7 क्लासों में अपना ये टॉपिक रहेगा। पहले इसके ऊपर थोड़ी सी अपन बेसिक डिटेल में चर्चा करते हैं। और मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पे आपको कंप्लीट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनका एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, जिसका मिनिमम चार्ज है एकदम 181 रुपीज़। ठीक है, पूरे सेशन के लिए। ठीक है, पूरे सेशन के लिए, एक सेशन के लिए, एक ईयर के लिए 181 रुपीज़ चार्ज है, जो आपके पास एग्ज़ाम ख़त्म होने तक रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट पीसीएम का कोर्स मिलेगा और साथ ही सीबीजेड का। ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट चीज़ ये क्या कह रहा है कि रेक्टिलिनियर मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम। ठीक है, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, अपने पास एक, अब ये चीज़ तो हमें पता है। ठीक है, क्या चीज़ हमें पता है? वो ये है, ये वाली, ये चीज़ तो हमें पता है। ठीक है, पता तो ये भी है। ठीक है, लेकिन चर्चा का विषय अपना यही है। तो देखो, प्रतिरोधी माध्यम का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले तो अपन बात करते हैं सिर्फ प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है एक प्रकार से, आप प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, आप इसको एक प्रकार से रुकावट बोल सकते हो, रुकावट। ठीक है, या अवरोध। ठीक है, रुकावट मतलब आपको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। आप इसको बेसिकली ऐसे समझने का प्रयास कर सकते हो कि आपको ये रोक रहा है। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको ये रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, इसको आप प्रतिरोध, जहां भी आपको कोई एक ऐसा फोर्स फील हो जो आपको आगे बढ़ने से या ऊपर जाने से या नीचे जाने से कुछ विरोध कर रहा है आपका। ठीक है, इसका प्रतिरोध का मतलब ऐसा समझ सकते हो, विरोध करना। ठीक है, इसका काम क्या है? विरोध करना है। ठीक है, ये क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, ये क्या करता है? विरोध करता है। हमें इसके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, और मीडियम की बात कर रहा आगे, मतलब एक ऐसा मीडियम है जहां रेसिस्टेंस फोर्स, आप इसको बोल सकते हो प्रतिरोधी बल। ठीक है, रेसिस्टिंग फोर्स। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, या जो रेक्टिलिनियर मोशन है उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन की चर्चा करनी है एक ऐसे मीडियम में जहां क्या हो, रेसिस्टेंस हो। मतलब रेसिस्टेंस का मतलब जहां प्रतिरोध हो, अवरोध हो। अब प्रतिरोध किसी भी चीज का हो सकता है। प्रतिरोध आपके पानी का भी हो सकता है, प्रतिरोध आपके हवा का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? अवरोध या रुकावट। आप इसको ऐसे प्रकार से अपनी लैंग्वेज में समझना चाहो तो रुकावट के रूप में आप इसको समझ सकते हो, या विरोध करने के रूप में समझ सकते हो। अब सेकंड चीज की अपन बात करें, ये बल लगता किस तरफ है? ठीक है, ये अपन एक फोर्स की बात करते हैं कि एक ऐसा बल होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, प्रतिरोधी बल आप इसको बोलते हो, रेसिस्टिंग फोर्स आप इसको बोलते हो। तो सेकंड चीज आती है कि ये लगता कैसे है।
तो ध्यान रखना प्रतिरोधी जो बल होता है, जो रेसिस्टिंग फोर्स होता है, वो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है, मतलब हमेशा उल्टी दिशा में लगेगा। जैसे मतलब कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, उसको वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ध्यान रखना जो रेसिस्टिंग फोर्स होगा वो इस पार्टिकल के ऊपर हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। और अगर किसी पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ध्यान रखना जो रेसिस्टिंग फोर्स होगा वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। मतलब ये क्या होता है, हमेशा उल्टा कार्य करता है, इसीलिए तो इसको प्रतिरोध बोलते हैं। ये क्या होता है, उल्टा कार्य करता है हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। ये दूसरी चीज हो गई। तो ये चीज पता हो गई, ये हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। आप ऐसे समझ के चलो, ये हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, उल्टी दिशा में ये कार्य करता है। ठीक है, ये तो हो गई बस इतनी सी बात। ठीक है, ये तो अपना बेसिक हो गया। अब थोड़ी सी अपन आगे चलते हैं। अब जैसे पानी की बात करें तो पानी में प्रतिरोध कैसे फील होता है। ठीक है, अब पानी में आप चलते हो, एक तो आप नॉर्मल बाहर चलो, ठीक है, एक तो आप बाहर चलो, ठीक है, एक आप पानी में चलो, दोनों में फर्क होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप पानी में जिस गति से चल पाओगे, सॉरी, आप बाहर जिस गति से चल पाओगे उस गति से आप पानी के अंदर नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो वहां किसका अवरोध है, वहां किसका रेसिस्टेंस है, वहां वाटर का है। ठीक है, वाटर क्या हो गया, वहां रेसिस्टिंग मीडियम हो गया। क्लियर सभी को? अब एक चीज और सुनना, जो रेसिस्टिंग फोर्स होता है वो हमेशा और हमेशा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमेशा और हमेशा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ध्यान रखना आपका रेसिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपकी वेलोसिटी कम होगी तो ध्यान रखना आपका रेसिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो आप ये भी कह सकते हो जो प्रतिरोध है वो वेग का फलन होता है, यानी कि रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसका फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना चाहो, जैसे वही पानी वाले की बात करें अपन, आप पानी में स्विमिंग पूल में उतरते हो सब, ठीक है, एक तो स्विमिंग पूल में आप धीरे धीरे चलते हो, ठीक है, एक तो आप स्विमिंग पूल में धीरे धीरे आराम से चल रहे हो, एक आप उसी में थोड़ा भागने का प्रयास करते हो। ठीक है, उस पानी में आप भागने का प्रयास करते हो। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको ज्यादा जोर किस चीज में आएगा? आप आराम से धीरे धीरे चल रहे हो उसमें ज्यादा जोर आएगा, कि आप उस पानी में थोड़ा तेज भाग रहे हो तब ज्यादा जोर आएगा? ऑब्वियसली जब आप उस पानी में थोड़ा तेज भागते हो तब आपको ज्यादा जोर आएगा। आप अपनी स्पीड और बढ़ाओगे आपको और ज्यादा जोर आएगा, आप थोड़ी स्पीड और बढ़ाओगे आपको और ज्यादा जोर आएगा। मतलब जितनी ज्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे अपनी, उतना ही ज्यादा आपको जोर आएगा। ये चीज आप सभी इस चीज को प्रैक्टिकली भी मतलब रिवाइंड कर सकते हो, स्विमिंग पूल में आजकल सब जाते हैं तो वहां से आपको ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है, तो जो जोर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो वहां एक पानी का क्या लग रहा है आपको, रेसिस्टिंग फोर्स लग रहा है। आप किसी भी दिशा में चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको वो फील होगा ही होगा। ठीक है, वो हमेशा आपको फील होगा ही होगा। क्लियर? हाँ, निर्वात की बात अलग है। निर्वात का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम की बात अलग है। वैक्यूम का मतलब हम ऐसा मानते हैं कि वहां कोई जो रेसिस्टिंग फोर्स है वो क्या है, जीरो है, ऐसा हम मानते हैं। निर्वात का मतलब वहां कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। निर्वात का मतलब वहां हवा भी नहीं है। और रेसिस्टिंग फोर्स हवा का भी हम मानते हैं, हवा का भी क्या होता है, एक रेसिस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो निर्वात यानी कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वहां हवा भी नहीं है। तो उस कंडीशन में वैक्यूम में जो प्रतिरोधी बल होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई होगी, जो प्रतिरोध होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, वेलोसिटी जितनी कम होगी रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। ये चीज ध्यान में रखना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, मान लो कोई पार्टिकल है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो इसकी नीचे की तरफ एसिलेरेशन यानी कि त्वरण जब जीरो हो जाता है उस समय वो वेलोसिटी कहलाती है आपकी फाइनल वेलोसिटी।
या उसको बोलते हैं लिमिटिंग वेलोसिटी, दोनों में से कुछ भी बोल दो, अंतिम वेग या चरम वेग इसको आप बोलते हो। ठीक है, मतलब इसके बाद वेग में, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। वो आप जैसे इमेजिन करो, आपने ऊपर से कोई पार्टिकल फेंका, ठीक है, कोई पार्टिकल ऊपर से आपने नीचे की तरफ फेंका, ये नीचे जब स्टार्टिंग में छोड़ोगे तब इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन बीच में आते आते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब उसके बाद इसका वेग ना तो कम होगा ना घटेगा। कम उसी कंडीशन में होगा जब ये धरातल पे नीचे गिर जाएगा, उसी कंडीशन में होगा। आपने यहां से कोई पार्टिकल छोड़ा, ये यहां पे जब छोड़ा उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, फिर जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, ये अपने अंतिम वेग के रूप में आ जाएगा, ये अपने फाइनल वेलोसिटी में आ जाएगा, वहां से ये सीधा नीचे आके गिरेगा। ठीक है, वो एक ऐसी सिचुएशन आती है, उसके बाद उस वेलोसिटी में आप इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हो, ऊपर से आप कोई भी चीज गिरा दो, ठीक है, एक कंडीशन उसकी बीच में ऐसी आ जाएगी, वो जहां भी आए उसके बाद उस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, उस वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो वो कम होगी ना वो ज्यादा होगी, वो डायरेक्ट जीरो ही होगी। किस कंडीशन में, जब वो धरातल पे नीचे गिर जाएगी, उसी कंडीशन में वो वेलोसिटी शायद डायरेक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन जब कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, और एक ऐसी कंडीशन जहां उसका एसिलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, उसमें एसिलरेशन जीरो हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चरम वेग या लिमिटिंग वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी आप उसको बोलते हो, या अंतिम वेग आप उसको बोल सकते हो। क्लियर कहानी? तो ये एक दो तीन चीजें थी। अब हम बात करते हैं, अब अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं। ठीक है, अपने इस चैप्टर की बात करते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चैप्टर में क्या है, अपने इस चैप्टर में 4 आर्टिकल है आपके पास। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, इन चारों आर्टिकल में से एक आर्टिकल आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्लास में जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे उसको अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसके बाद में आपको आगे के 3 ऐसे मान लो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चारों एक जैसे हैं, वो चारों के चारों एक जैसे हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और चारों में से एक एग्जाम में हमेशा हर बार पूछा जाता है। चारों कौन कौन से हैं? पहली कंडीशन तो बनेगी आपके पास, एक पार्टिकल को ये ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, एक पार्टिकल को आपको ऊपर की तरफ फेंकेगा और बोलेगा कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। फिर इसी पार्टिकल को ये नीचे की तरफ भेजेगा और कंडीशन यही देगा। ठीक है, ये तो आ गई इसकी 2 कंडीशन, ए और बी। फिर नंबर 2 आता है इसमें, फिर ये क्या करेगा, ये पार्टिकल को वापस ऊपर की तरफ फेंकेगा, इस बार बोलेगा इसका जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी कंडीशन में ये इसको नीचे की तरफ फेंकेगा। चारों कंडीशन में आपको इसकी मोशन का पता लगाना है, इसकी गति का पता लगाना है। ठीक है, ये 4 आर्टिकल इसमें बनते हैं। ठीक है, इस वाले चैप्टर में पार्टिकल को ऊपर फेंकेगा, उस कंडीशन में ऊपर फेंकेगा तब एक कंडीशन तो ये बनेगी, नीचे फेंकेगा तब भी ये वाली। ठीक है, ये बोलेगा आपको इस प्रकार से है। अब अपन एक बार बात करते हैं कि इन कंडीशन में कौन कौन से जो फोर्सेज हैं वो लगते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टिकल, चाहे उस पार्टिकल को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दो, चाहे आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दो, ठीक है, कोई m मास का पार्टिकल है आपके पास, ठीक है, यानी कि m द्रव्यमान का आपके पास कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आप चाहे तो नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दो, या ऊपर से, या नीचे से ऊपर की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दो, उसके ऊपर 2 फोर्सेज हमेशा काम करेंगे और हम उन्हीं 2 फोर्सेज के ऊपर चलेंगे। 2 फोर्सेज हमेशा काम करेंगे। कौन कौन से फोर्सेज? एक तो ध्यान रखना, अपनी जो धरती माता है उसका एक फोर्स हम मान के चलते हैं। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है साहब। कौन सा फोर्स होता है?
ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है, ठीक है। और जो हमेशा किस तरफ, धरती माता का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है और उसको हम क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg होता है, पढ़ते हैं सभी, ठीक है। और ये हमेशा किस तरफ लगता है, ये नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। तो चाहे पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंक दो, चाहे पार्टिकल को आप नीचे की तरफ फेंक दो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। ये चीज क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। तो एक फोर्स तो ये लगेगा, नंबर एक, उस पे लगने वाले दो बलों में पहला कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा भाई साहब, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर दो, इस पे दूसरा लगेगा जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, वो होगा रेसिस्टेंस फोर्स, यानी कि प्रतिरोध बल। ये दो बल हमेशा इस पे लगेंगे, क्लियर। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक रेसिस्टेंस फोर्स, ये दो बल इस पे लगेंगे और इन्हीं दोनों बलों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये तो हमेशा हमारा फिक्स रहेगा, इसको तो हमें mg लगाना है, ये हमें देगा, ठीक है। इसके लिए हमें दो कंडीशन देगा, एक में तो बोलेगा कि प्रतिरोधी बल जो है वो वेग के समानुपाती है, एक में बोलेगा प्रतिरोधी बल वेग के स्क्वायर के समानुपाती है। एक तो ये कंडीशन देगा, एक ये कंडीशन देगा, दोनों पे हम विचार करेंगे। अब ध्यान रखना, ये कंडीशन जब देगा तो अपन क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को, इसको समानुपाती को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट हमें मिलता है, उसको मैं लेमडा मानता हूं, तो r बराबर लेमडा वी, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा यूनिट मास पे लगने वाला बल है, ठीक है। यूनिट मास यानी कि एकांक द्रव्यमान, ठीक है, एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला क्या है, ये फोर्स है, लेमडा बी, ठीक है। अब आपको कहा कि यूनिट मास पे लगने वाला जो फोर्स है वो तो है लेमडा बी, तो ये बोलेगा कि अगर पार्टिकल m मास का हो तो तब हो जाएगा m लेमडा बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एकांक का मतलब एक, ठीक है। एक द्रव्यमान पर लगने वाला फोर्स अगर लेमडा वी है तो m द्रव्यमान पर लगने वाला कितना हो जाएगा, m लेमडा वी नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है। या दो मास पर लगने वाला बल 2 लेमडा वी, तो m मास पर लगने वाला m लेमडा वी। कहानी क्लियर सभी स्टूडेंट को? और सेकंड चीज मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो प्रतिरोधी बल होता है ये हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में ये हमेशा लगता है। तो ध्यान रखना, इस पे हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, इस पे हमेशा कैसा साइन आएगा दोस्तों, नेगेटिव साइन आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ये इतनी सी चीजें इस चैप्टर में है जो मैंने आपको बता दी। आई होप क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं दोबारा सब चीजें रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बताया था, बताया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंक दो चाहे नीचे की तरफ फेंक दो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती माता का बल है वो हमेशा किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, जो क्या होता है mg, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको देगा, एक तो ये वाली देगा और एक कहाँ गई वो स्क्वायर वाली, एक ये देगा। बस ये दो ही कंडीशन आपको देगा, दोनों पे हम चर्चा करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो आपका पहला आर्टिकल आता है, पार्टिकल को किस तरफ फेंक रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये इसका बेसिक हो गया। अब आता है मोशन अंडर। पहला टॉपिक आएगा मोशन अंडर रेसिस्टेंस, मोशन अंडर रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि वेग के समानुपाती, वेग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन ऊर्ध्वाधर गति, प्रतिरोध के अधीन ऊर्ध्वाधर
गति, इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। मतलब प्रतिरोधी बल क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस कंडीशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला जो डेरिवेशन बोलता है, ये उसका स्टेटमेंट में लिख देता हूं। ये बोल रहा है ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल फॉल्स, ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, रेस्ट अंडर ग्रेविटी सपोज्ड कांस्टेंट, सपोज्ड कांस्टेंट इन ए रेसिस्टिंग मीडियम, in a resisting medium whose resistance varies as the velocity to discuss its motion, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ये कह रहा है कि एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण कैसा है, कांस्टेंट है, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे प्रतिरोधी माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, तो उसकी गति की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि विराम अवस्था से, ठीक है, तो प्रारंभ में स्थिति क्या है, वो विराम अवस्था में है, मतलब स्टार्टिंग में उसके ऊपर कोई वेग नहीं है, ठीक है। तो विराम अवस्था से बोल रहा है, रेस्ट पोजीशन में गिर रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ वो गिर रहा है और एक ऐसे रेसिस्टेंस में गिर रहा है, एक ऐसे रेसिस्टिंग मीडियम में गिर रहा है, एक ऐसे प्रतिरोधी माध्यम में गिर रहा है जिसमें उसका प्रतिरोध, उसका रेसिस्टेंस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वेलोसिटी के समानुपाती है, ऐसा ये बोल रहा है। चलते हैं इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। अब इसका प्रूफ या सॉल्यूशन अपन देकर चलते हैं। ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब एक पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ ये पार्टिकल आपका गिर रहा है। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? अब आगे देखना, नीचे की तरफ गिर रहा है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो मुझे एक चीज बताओ, इस पे कितने बल कार्य करेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पे सर एक तो धरती माता का बल, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और ये क्या होगा सर, mg, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, और ये हमेशा किस तरफ लगेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg। क्लियर सभी स्टूडेंट को? नंबर 2 कंडीशन, इस पे लगेगा रेसिस्टेंस फोर्स, रेसिस्टेंस फोर्स यानी कि प्रतिरोध बल। और प्रतिरोध बल आपको क्या बोल रहा है कि एक ऐसे माध्यम में गिर रहा है, एक ऐसे माध्यम में गिर रहा है जिसमें इसका जो रेसिस्टेंस है वो वेलोसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां भी इसने बोला है, यानी कि जो रेसिस्टिंग फोर्स, प्रतिरोधी बल आपको दिया हुआ है, आर का मतलब यहां रेसिस्टिंग फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के। मैं मान लेता हूं इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, स्मॉल वी है। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? अब आप इसकी जो लैंग्वेज में स्टार्ट में इसका जब सॉल्यूशन लिख रहे हो तब आप क्या चीज और ध्यान रखना, जो आपका रेसिस्टिंग फोर्स है वो हमेशा अब किस तरफ लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि, और जो क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये तो पार्टिकल है जो यहां से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये इस पे लगने वाला फोर्स है mg, ये इस पे लगने वाला फोर्स है v, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v।
कहानी सब, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। क्लियर। अब इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे माना एक पार्टिकल है जो रेस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ गिर रहा है, माना इसके ऊपर लगने वाला जो बल है, इसके ऊपर लगने वाला जो वेग है वो स्मॉल v है, तथा हम जानते हैं इसके ऊपर दो फोर्स इस वक्त काम करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, पहला ये, सेकंड ये। ठीक है, अब यहां से मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो r बराबर क्या होगा, लेमडा v होगा। क्लियर कहानी। अब मैं मान लेता हूं इस पार्टिकल का जो मास है वो m है, मैं मान लेता हूं इस पार्टिकल का जो मास है वो क्या है, स्मॉल m है। तो ये किस पे आ गया, ये यूनिट मास पे लगने वाला क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो m मास पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा सर, m लेमडा v हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, m मास पे लगने वाला कितना हो जाएगा, m लेमडा v हो जाएगा। क्लियर। और मैंने बताया था हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, तो ये हमेशा और हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां से ध्यान रखना F ग्रेविटेशनल कितना आएगा, यानी कि F मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को मैं Fg से लिख रहा हूं, जो कितना आया, mg आया। इसको इक्वेशन नंबर में 1 नाम दूं। ठीक है, सिमिलरली F रेसिस्टेंस कितना आया, यानी कि Fr का मतलब रेसिस्टिंग फोर्स हो गया, जो कितना आया, माइनस m लेमडा v आया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, तो फाइनल फोर्स F नेट, ठीक है, टोटल को मैं क्या किससे लिख रहा हूं, नेट से। ठीक है, या आप इसको F टोटल भी लिख दो या F नेट लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब टोटल मतलब दोनों को जोड़ दो, टोटल का मतलब दोनों को जोड़ दो, यही तो होगा। टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे मतलब mg माइनस m लेमडा v, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, इसलिए माइनस m लेमडा v। मैंने पहले ही यहां पे क्लियर कर दिया था इस स्थिति को कि ये हमेशा माइनस का होगा। क्योंकि स्टूडेंट यहां कई बार गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं कि आप यहां अगर माइनस ना भी लगाते हो तो ये गलत नहीं है, यहां भी मत लगाओ, ये गलत नहीं है, अब ये अब भी सही है, और इस पे माइनस लेकर चलते हो तब भी सही है, दोनों कंडीशन में ये सही है। लेकिन जब आप यहां जब दोनों को फाइनल लिखते हो ना, तब यहां माइनस ही आएगा। इसलिए मैंने पहले से इसको माइनस कर दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है। आप यहां से स्टूडेंट क्या करता है, यहां से स्टूडेंट दोनों को ऐड कर देता है। ठीक है, अगर ये माइनस ना लगा हो तो वो ऐड कर देता है कि फाइनल का मतलब दोनों को जोड़ते हैं तभी तो टोटल मिलता है। लेकिन यहां ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो इसके ऊपर वेलोसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी को घटाने का काम कर रहा है। अगर ये दोनों के दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ ही लगते तब यहां प्लस आ जाता, लेकिन हम जानते हैं ये तो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, इसलिए ये तो हमेशा और हमेशा कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव ही होगा। किसी भी सूरत में ये प्लस का नहीं जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है ये माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, कब किसी भी कंडीशन में हो सकता है कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा हो तब ये भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन ये हमेशा माइनस का ही लगेगा। क्लियर। अब सिंस हम जानते हैं सर F बराबर क्या होता है, m में होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, m में होता है। F नेट की जगह ये भी टोटल ही होता है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ये तो m a बराबर mg माइनस m लेमडा v। m से m उड़ा दो तो a बराबर क्या हो गया सर, g माइनस लेमडा v। और a क्या है, यहां एसिलरेशन है। मैं मान लेता हूं यहां पर, मैं मान लेता हूं सर t समय बाद ये पार्टिकल यहां इस बिंदु P पर पहुंच जाता है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो मैंने यहां से रेस्ट पोजीशन से इसको छोड़ा। ठीक है, मैं मान लेता हूं t समय बाद ये पार्टिकल यहां इस बिंदु P पर पहुंच जाता है। इस दौरान इसने जो डिस्टेंस तय की, जो दूरी तय की, वो कितनी मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तब ध्यान रखना ये एक का मतलब क्या होता है, एसिलरेशन। तो यहां इसको एसिलरेशन को d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g माइनस लेमडा v। क्लियर। इसको दे दो समीकरण नंबर 2 तक आ गई थी ना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 नाम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दी। आगे देखना, अब मैं बात करता हूं अंतिम वेग की, फाइनल वेलोसिटी की। लेट फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग कैपिटल V हो तो, और
अंतिम वेग हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चीज मानकर चलना। अंतिम वेग क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया था अंतिम वेग का मतलब जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद ये अपना अंतिम वेग ले लेगा, मतलब उसके बाद उस वेग में ना तो बढ़ोतरी होगी ना कमी होगी। ठीक है, कमी कब होगी? जब वो धरातल पे नीचे धरती माता के टकराएगा तभी होगी, उससे पहले नहीं होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो उस कंडीशन में जो ये वेलोसिटी होती है, अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग हमेशा, फाइनल वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। मतलब मैंने पहले बताया था कि आपको जिस दौरान अगर कोई पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है और उसका एक्सीलरेशन जिस भी वक्त शून्य हो जाए उस वक्त ही वो वेलोसिटी क्या होगी? अंतिम होगी, फाइनल होगी। तो ये के फाइनल होने का मतलब वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। यानी कि अंतिम वेग v है तो देन एक्सीलरेशन यानी कि d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0, और अंतिम वेग मतलब स्मॉल v बराबर कैपिटल V। ये दोनों कंडीशन में यहां इस इक्वेशन में लगाता हूं, ठीक है, इस वाली में। अरे ये चीज समझ में आ गई ना? अंतिम वेग, ये वाला जो वेग है वो अब इसने अपना अंतिम वेग ले लिया, इसने फाइनल ले लिया, तो ये फाइनल कितना लिया? कैपिटल V लिया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? अब कैपिटल V, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि त्वरण वहां क्या होता है? अंतिम वेग का मतलब एक्सीलरेशन 0 होता है। ठीक है, अंतिम वेग का मतलब हो गया उस वक्त अब वेलोसिटी में ना तो कोई कमी हो रही है ना कोई बढ़ोतरी हो रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो कांस्टेंट है। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो नहीं रहा, तो एक्सीलरेशन तो क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0, और वेलोसिटी क्या हो गई? कैपिटल V। इस रिजल्ट में यूज करता हूं तो d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह 0 बराबर g ऐसा का ऐसा माइनस लेमडा कैपिटल V। ध्यान रखना स्मॉल v यहां प्रारंभ में जो वेलोसिटी है वो है, प्रारंभ में नहीं सॉरी, जो पूरी पार्टिकल पे लग रही वेलोसिटी, और ये अंतिम है। ठीक है, इसको ये कांस्टेंट है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, इसको मैंने कैपिटल V से लिखा है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से देखो लेमडा V बराबर g, तो यहां से V बराबर g अपॉन लेमडा। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं, इसमें से g कॉमन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो देखना d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस लेमडा अपॉन g इंटू वी। ठीक है, g बाहर आ गया तो लेमडा अपॉन g इंटू वी बच गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो 1 अपॉन वी बराबर लेमडा अपॉन जी, यानी कि इस लेमडा अपॉन जी की जगह में 1 अपॉन वी पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो देखना अब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसके ऊपर की जरूरत भी हमें नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये वाला जो लेमडा अपॉन जी की जो वैल्यू है वो मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो देखना d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g 1 माइनस लेमडा अपॉन v की जगह हो जाएगा 1 अपॉन v, लेमडा अपॉन जी की जगह 1 अपॉन कैपिटल V। तो ये कंडीशन आ गई। v ले लो आप एलसीएम, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g अपॉन v माइनस स्मॉल v। मैंने v को एलसीएम लिया तो कंडीशन बन जाएगी आपकी ये वाली, इस v को मैं इसके नीचे ले आया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको दे दो कोई इक्वेशन नंबर, कहां तक आ गई थी? 3 तक आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ठीक है, अब यहां से मैं चलता हूं थोड़ा आगे। ठीक है, अब मैं इसकी जो गति है यानी कि v का मान निकालना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं यहां से एक, यहां तक सबको क्लियर होगा? ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखना आगे, अब मैं निकालूंगा यहां से रिलेशन बिटवीन v एंड x। x और v में मैं रिलेशन निकालूंगा। तो मुझे पता है
d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर होता है v dv अपॉन dx एंड dv अपॉन dt। ये कंडीशन होती है मेरे पास, ठीक है। तो मैं v और x में निकालना चाह रहा हूं, तो v और x में तो इसी से मिलेगा, तो dt अपॉन d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह आप ये कंडीशन लिख सकते हो। तो देखना v dv अपॉन dx बराबर g अपॉन v माइनस स्मॉल v। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या करोगे आप, जितने भी v वाले पोर्शन है उनको एक तरफ ले लो, ठीक है। तो स्मॉल v अपॉन v माइनस स्मॉल v dv बराबर g अपॉन v और dx, ठीक है। अब मैं करूंगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इसका तो कर लोगे आप डायरेक्ट, इसका तो x हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं हो रहा डायरेक्ट, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक काम करता हूं, इसमें v जोड़ देता हूं और घटा देता हूं। तो देखना v, इसमें से v मैंने ये कैपिटल V, ये कैपिटल V मैंने इसमें जोड़ दिया और ये कैपिटल V मैंने इसमें घटा दिया, ठीक है। और अपॉन v माइनस स्मॉल v dv बराबर g अपॉन v dx, ठीक है। यहां से देखो इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं, तो स्मॉल v माइनस v अपॉन v माइनस v और प्लस v अपॉन v माइनस v बराबर g अपॉन v dx। क्लियर? अब देखो यहां से थोड़ा सा इसको dv बाहर ले लो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये, मैं क्या करता हूं नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। नीचे से मैं क्या करता हूं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो देखना नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस स्मॉल v, तो माइनस स्मॉल v माइनस v अपॉन v माइनस v, ये कंडीशन बन जाएगी। मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये dv को अलग कर दो, फिर प्लस v अपॉन v माइनस v और dv बराबर g अपॉन v dx। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का dv प्लस v अपॉन v माइनस v dv बराबर g अपॉन v dx। अब कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो देखना यहां से ये तो क्या हो जाएगा माइनस का v, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है कैपिटल V, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा log v माइनस स्मॉल v। एक चीज और देखना, अब ये माइनस का v है, ये वेरिएबल है यहां, तो इसका माइनस भी कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बराबर ये हो जाएगा g अपॉन v x प्लस c1। ये कंडीशन मेरे पास बन जाएगी, ठीक है। अब मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं बात करता हूं स्टार्टिंग में, ठीक है। केसेस की बात करता हूं स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ में। अब प्रारंभ की स्टार्टिंग में बात करते हैं, तो प्रारंभ में पार्टिकल विराम अवस्था से गिर रहा था, रेस्ट पोजीशन में गिर रहा था, रेस्ट पोजीशन में गिर रहा था, इसका मतलब उसके ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं थी, कोई वेलोसिटी नहीं थी, मतलब v का मान उस कंडीशन में क्या था, 0 था, ठीक है। और रेस्ट पोजीशन मतलब यहां से जो पार्टिकल छोड़ा जा रहा था वहां से उसने कोई दूरी तय नहीं की थी, क्योंकि जब v 0 है इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस तय नहीं की, मतलब x का मान वहां उस कंडीशन में क्या रहेगा, 0। तो ये v और 0 को यहां रखोगे तो ये 0, तो माइनस v log v, ये 0 बराबर ये x इसको 0 बना देगा बराबर c1, तो c1 का मान आ गया माइनस v log v, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। आप c1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस v log v माइनस स्मॉल v बराबर g अपॉन v x माइनस v log v। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां से मैं क्या करता हूं, log वालों को एक तरफ ले लेता हूं, ठीक है। log वालों को एक तरफ ले लेता हूं और v को बाकी सबको एक तरफ ले लेता हूं, तो देखना माइनस v, इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, इसको ही इधर ले आते हैं, तो माइनस v log v माइनस v प्लस v
log v बराबर g अपॉन वी एक्स। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। अब इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। इधर वाला मिटा देते हैं तो देखना, माइनस का v माइनस v प्लस v log v बराबर g अपॉन वी एक्स। माइनस का v माइनस v log माइनस v प्लस v log v। अब ये log a ये log b, तो log a अपॉन b लग जाएगा यहाँ, तो माइनस का b और प्लस log v log v। पहले तो v तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ठीक है। इन दोनों में से v कॉमन आ जाएगा बाहर। एक सेकंड, ये माइनस के साथ log को कॉमन ले लो, v को, माइनस v log, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो v माइनस v अपॉन कैपिटल V बराबर g अपॉन v इंटू एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां से इसको उधर भेज दो, तो x बराबर ये उधर चला जाएगा, तो v अपॉन जी, माइनस का कॉमन ले लो यहां से, तो ये v अपॉन जी और v प्लस v log v माइनस v अपॉन कैपिटल V। ये क्या होगा आपके पास, v और x के अंदर एक रिलेशन होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये अपना कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई होगी, ठीक है। x बराबर अपने पास होगा v स्क्वायर अपॉन जी, v स्क्वायर अपॉन जी log v अपॉन v माइनस, बिल्कुल एकदम करेक्ट है अपना, ठीक है। c1 बराबर v log v। एक सेकंड, अपने पास कहीं माइनस की गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है, कहीं माइनस की मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, लेकिन आप चेक कर लेना, ठीक है, ये आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से g अपॉन v g अपॉन v, यहाँ से इस कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं, माइनस का v ये हमें मिला इंटीग्रेशन करने से पहले g अपॉन v dx, फिर अपने पास आया g अपॉन v x बराबर माइनस का v log v माइनस v प्लस c1, ठीक है, प्लस c1। प्रारंभ की बात करें तो c1 बराबर v log v, ठीक है। देखो बुक में अगर कोई आंसर मैच करने की कोशिश करो तो यहाँ प्लस माइनस का खेल चल रहा है, ठीक है, ये प्लस माइनस का एक छोटा सा खेल चल रहा है। तो इसकी मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ये कांस्टेंट है आपका, ठीक है, कांस्टेंट हमने माना है, ठीक है। तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन करते वक्त कोई जरूरी नहीं है, इस बुक में क्या किया हुआ है, बुक में ये जो ये कांस्टेंट है वो c1 यहां माना गया है, ठीक है, हमने c1 को यहां माना है, बुक वाले ने क्या किया, c1 को इधर मान लिया, ठीक है, बुक वाले ने क्या कर दिया, c1 को इधर कर दिया। c1 को इधर करेगा तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है, c1 को ये इधर करेगा तो प्लस का आ जाएगा, बाकी अपना रिजल्ट एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने पास जिस प्रकार से होना चाहिए वो होगा x बराबर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, x बराबर v माइनस वी इंटू वी अपॉन जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी माइनस का log v माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, ठीक है। ये भी आपका एकदम करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या किया गया, c1 को इधर मान लिया गया, ठीक है, जो कांस्टेंट है आपका। तो ये कांस्टेंट आप प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, एक ही बात है। अगर आप इसको प्लस का लेते हो तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इसको प्लस का लेते हो तो ये पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आके आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है, बाकी रिजल्ट आपको सेम मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो एक रिजल्ट तो हमें ये मिला, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा और,
अब अपने पास आता है अगला रिलेशन बिटवीन v एंड t। ठीक है, v और t में अपन रिलेशन निकालते हैं। तो अपनी लास्ट जो इक्वेशन थी मैं उसको एक बार दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, जो अपने पास इक्वेशन आई थी d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ये अपने पास लास्ट इक्वेशन आई थी, इसको हमने g अपॉन v लिखा था और ये v, इस प्रकार से ये अंतिम इक्वेशन आई थी। अब रिलेशन हमें चाहिए v और t में, v और t में रिलेशन आई थी। ठीक है, तो v और t में रिलेशन हमें निकालना है। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह में लिखूंगा dv अपॉन dt बराबर, ठीक है, dv अपॉन dt बराबर, इसको आप ये dv अपॉन dt लिख सकते हो। ठीक है, तो देखना g अपॉन v माइनस स्मॉल v, यहां से देखना आप v वाली टर्म को एक तरफ ले लो तो dv अपॉन v माइनस स्मॉल v बराबर g अपॉन v dt। ठीक है, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v माइनस स्मॉल v और माइनस बाहर प्लस कोई कांस्टेंट c1 लगा दो बराबर g अपॉन v इंटू टी। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? ठीक है, ये log v माइनस v और ये माइनस कहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ से मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूँ, तो प्रारंभ की बात करता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया v बराबर क्या रहेगा 0, x बराबर क्या रहेगा 0, सॉरी v बराबर 0, तो टाइम t बराबर क्या रहेगा 0, तो ये कंडीशन 0, ये कंडीशन 0, तो वही बात c1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, log v मिल जाएगा। तो ये c1 का मान आप यहाँ रख दो, तो माइनस का log v माइनस स्मॉल v प्लस log v बराबर g अपॉन v इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ log a माइनस b लगाओगे आप, तो log v अपॉन v माइनस v बराबर g अपॉन v इंटू टी। ठीक है, log को उधर भेज दो, तो v अपॉन v माइनस स्मॉल v बराबर log उधर जाएगा तो e g अपॉन टी, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, क्योंकि मुझे इस v की वैल्यू चाहिए तो इसको पलट दो, तो पलटोगे तो ये कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन ये कैपिटल V बराबर e की पावर माइनस g अपॉन v इंटू टी। इस v को उधर ले जाओ तो v माइनस स्मॉल v बराबर v e की पावर माइनस g अपॉन v इंटू टी। ठीक है, तो v को उधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो v बराबर, इसको उधर ले जा रहे हो, इसको इधर ले जा रहे हो, तो कैपिटल V माइनस v e की पावर माइनस g अपॉन v इंटू टी। यहाँ से v बाहर निकाल लो, तो v बाहर निकाल तो 1 माइनस e की पावर माइनस g अपॉन v इंटू टी। ठीक है, ये क्या आ गया, v और t के अंदर आपको रिलेशन मिल गया। ठीक है, ये किस में रिलेशन मिला आपको, v और t के अंदर आपको रिलेशन मिल गया। क्लियर? अब मैं इस v को क्या लिख सकता हूं, इस v को मैं लिख सकता हूं, अब मुझे चाहिए x और t में रिलेशन। नाउ रिलेशन बिटवीन x एंड t, x एंड t में रिलेशन चाहिए तो मैं इसको dx अपॉन dt लिख सकता हूं। dx अपॉन dt बराबर v 1 माइनस e की पावर माइनस g अपॉन v इंटू टी। dt को उधर ले जाओ, तो dt को उधर लेके जाओगे तो dx बराबर v 1 माइनस e की पावर g माइनस v अपॉन टी, और dt इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x बराबर v, इसका क्या हो जाएगा t माइनस, ठीक है, ये dt अंदर आएगा तो ये t हो जाएगा, फिर माइनस इसका e की पावर माइनस g अपॉन वी टी, ऐसा का ऐसा। फिर ये जो कांस्टेंट है इस t के साथ में वो नीचे आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और ये g और ये v ऊपर चला जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और प्लस कांस्टेंट c1 आ जाएगा। अब वही बात प्रारंभ की बात करें तो x बराबर 0 और t बराबर क्या रहेगा 0, तो x बराबर 0 t बराबर 0, तो आपको मिलेगा ये 0 बराबर v, t का मान भी 0, और ये e की पावर 0, तो e की पावर 0 का मान 1, तो ये मिलेगा v अपॉन जी प्लस c1। क्लियर कहानी? तो ये v स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, तो c1 बराबर कितना हो गया, माइनस का v स्क्वायर अपॉन जी, ये मान यहाँ रख दो, तो x बराबर v t प्लस v अपॉन जी e की पावर माइनस जी अपॉन वी टी माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी। ये क्या आ गया दोस्तों, आपका x और t में रिलेशन आ गया।
ठीक है। ये रिलेशन अपने किस काम में आते हैं? ये रिलेशन अपने काम में आते हैं जो न्यूमेरिकल्स है अपने, और न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए काम में आते हैं। जैसे कैसे? पहला अपना आया था वो v और x में रिलेशन आया था, ठीक है। हमें क्या दे देगा? ये वेलोसिटी दे देगा, या आपको जो x का मान है वो पूछ लेगा, यानी कि डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। या फिर अपने को डिस्टेंस दे देगा और वेलोसिटी पूछ लेगा। नंबर 2 अपन ने निकाला v और t में रिलेशन, ये क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा और हमसे टाइम पूछ लेगा, या फिर हमें टाइम दे देगा और हमें वेलोसिटी पूछ लेगा। नंबर 3 अपने पास आया था x और t में रिलेशन, तो ये क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा और टाइम पूछ लेगा, या टाइम दे देगा डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो रिलेशंस है अपने इन चीज़ों में काम में आते हैं। तो ये रिलेशन देकर अपने से कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो पहले वाला था x और v में रिलेशन, ठीक है, जो x और v में रिलेशन था वहाँ थोड़ी प्लस माइनस का था, उसको आप जरूर देख लेना। हो सकता है मेरे द्वारा कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ हुई होगी, मैंने जल्दबाजी में उसको ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। आप उसको जरूर देखना, बाकी वो डेरिवेशन पूरा का पूरा एकदम करेक्ट है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।